मैं कौशिक कुमार आप सभी का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। आने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए यह क्लास रामबाण साबित होने वाला है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बता दें कि साथ में रेगुलर सेट प्रैक्टिस चल रहा है हमारे चैनल पर, तो अगर आप उसे ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां था? तो जब संविधान बना था उस टाइम 395 अनुच्छेद और 8 क्या था? अनुसूचियां था। और भाग कितने थे? तो 12 भाग थे। फिर से वही प्रश्न आ गया, कितनी अनुसूचियां? यहाँ पे बताया गया कि वर्तमान समय भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो बताइए कि वैसे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसे राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? यह अनुच्छेद 57 है। कौन सा है? 57। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यह अनुच्छेद 24 बच्चों के किससे संबंधित है? शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? यह कहा गया है अनुच्छेद 48 के ए में कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो 51 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 19 यह अनुच्छेद 61 के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पे क्या चलाया जा सकता है? महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद से रिलेटेड है अनुच्छेद 63। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो यह अनुच्छेद 85 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं या अन्य जो जस्टिस होते हैं उस पर महाभियोग क्या हो सकता है? चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 253 है। कौन सा है? 253। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? यह अखिल भारतीय सेवाओं से क्या है? रिलेटेड है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 के क में है यह प्रावधान। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के क के अनुसार हिंदी को राजभाषा का क्या किया गया है? दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, तो वो थे कौन? रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? इस संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा क्या हुआ था? फैला था। अगला प्रश्न कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बीजक। नेक्स्ट,
सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त क्या होते थे, समझते थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो अलवर नैनार संतों द्वारा सबसे पहले इसका प्रारंभ किया गया। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है तो इसे वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था तो उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, बीजक की रचयिता कौन है? तो कबीरदास। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी तो एक राजपूत शासक की क्या थी? पत्नी थी। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से क्या थे? जुड़े थे। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य जो थे पुष्टि मार्ग के दर्शन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीत कीर्तन को माध्यम बनाया था? तो कीर्तन को माध्यम बनाए थे चैतन्य महाप्रभु। किसने माध्यम बनाए थे? चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे शंकराचार्य। कौन थे? अद्वैतवाद शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। कौन थे? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में कितने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो शंकरदेव ने किया। किसने किया? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है तो मानव बंधुत्व का। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन हुए? गुरु नानक देव। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो कलकत्ता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो याद रखिए गोल गुंबज, बीजापुर। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर कर्नाटक। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन्ना मेघालय। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कलकत्ता। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे लंबी नदी नील नदी। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना रूस। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर जो रूस में स्थित है। ये विश्व की बातें हो रही है। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? ये 1972 में की गई। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC का मुख्यालय कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का गठन कब हुआ था? तो 1969 में इसरो का क्या हुआ था? गठन हुआ था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SEC कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज SAR कहाँ स्थित है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में ये भी स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा नाम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। विकास एवं शैक्षणिक संचार यूनिट कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो थुम्बा में 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न, साइलेंट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना कहाँ और कब की गई? तो ये अहमदाबाद में 1967 में की गई। भारत का प्रथम उपग्रह था तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को इसे क्या किया गया? छोड़ा गया। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोरोमंडल के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार है? तो ये प्रवाल से है। न्यूमुर द्वीप कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में
स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? तो मौलिक अधिकार से। ये कहाँ से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से क्या किया गया? लिया गया है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये 12 से 35 तक में है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कुल 7 हैं, जिसमें 6 अभी वर्तमान में है। एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसे राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ये सर्वोच्च न्यायालय को क्या है? प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों का क्या निलंबित किया जा सकता है? तो इसे निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षण कौन करता है? तो ये न्यायपालिका करता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो प्रतिबंध अगर लगाना चाहे तो संसद इस पर लगा सकता है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना? सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार क्या किया गया है? दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यह अनुच्छेद 14 लगाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो छुआछूत से रिलेटेड अनुच्छेद 17 है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यह अनुच्छेद 19 है। कौन सा? 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये भाषण स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये अनुच्छेद कौन सा है? 21 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से क्या है? रिलेटेड है। कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कितना हो जाए? कम से कम 14 वर्ष जब तक ना हो जाए उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के अनुसार ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो समादेश यानी रिट जारी किया जा सकता है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? ये मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो वो बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते थे। ये अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्हें अपदस्थ करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? ये टुडरमल। टुडरमल किससे रिलेटेड थे? भू राजस्व यानी टैक्स से रिलेटेड अधिकारी थे। अकबर द्वारा अपनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इसका नाम था इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ये अकबर के शासनकाल में क्या थे? सुविख्यात थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? ये अकबर के शासनकाल से संबंधित है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ये फरगना का शासक था। कहाँ का? फरगना का। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये शाहजहां था। शाहजहां की वास्तुकला का स्वर्ण युग इसके काल को कहा जाता है। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था तो बैरम खान थे। कौन थे? बैरम खान, क्योंकि अकबर जब तक नाबालिग थे तब तक उसके संरक्षक बैरम खान रहे। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। बाकी नादिर शाह तख्त ताउस को भी लूट के ले गया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ये बाबर था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल का जो नाम था, मूल नाम था, वो महेश दास था।
औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसने अपने शासन में निरंतर युद्ध करने पड़े हैं। क्या करने पड़े? युद्ध करने पड़े हैं उसे। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो कलकत्ता से अमृतसर को क्या करती है? जोड़ती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में। कहाँ हुआ था? कालानौर में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। दोनों भी यही प्रश्न है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी उड़ीसा में क्या किया गया है? बनाया गया है। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पंजाब में। छोम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र में। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी तमिलनाडु में। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी कर्नाटक में। ये सभी वीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो चंबल नदी राजस्थान में। जवाहर सागर राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये दोनों बना है चंबल नदी राजस्थान में। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पे। मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो बड़ाकर नदी पर। अगला प्रश्न है, बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो ये ब्यास नदी पर बना है। किस पे? ब्यास नदी पे। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पे। इडुक्की बांध किस नदी पर है? इडुक्की बांध किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में। कहाँ पे है? केरल राज्य में। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि कंटिन्यू आपके लिए क्लास लेकर हम आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं कौशिक कुमार आप सभी को कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। यह सक्षमता परीक्षा का 9वां क्लास है। इस क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उन सभी टॉपिक को कवर किया गया है जो इस बार सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। अगर आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी मेहनत के बाद हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? ये 3 राज्य थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। ये राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि 500 से अधिक राजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने साम दाम दंड भेद लगाकर इन सभी राजवाड़ों को क्या कर लिया? भारत में शामिल कर लिया। अगला प्रश्न है, भूकंप मूल वह स्थान होता है, यानी भूकंप का फोकस स्थान क्या होता है? तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उसका क्या कहा जाता है? मूल स्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। इसका संबंध है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, यानी जहां पर उसके सामने ठीक नीचे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसके ऊपर वाले भूपृष्ठीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है? उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है,
अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो जब समुद्र में भूकंप आ जाता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्षति होती है। अगला प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। तो भूकंप में जो धरातलीय तरंगे होती है वो एल आकार की होती है। कैसी होती है? एल आकार की होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान का नागासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर क्या है? स्थित है। कौन सी द्वीप पर स्थित है? याद रखिए, क्यूशू द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो कच्चा तीबू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद जो है वो न्यूमुर द्वीप को लेकर है। कौन सा द्वीप? न्यूमुर द्वीप। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो वोल्गा नदी रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। उस नदी को उसका जीवनदायिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? तो रेड रिवर वियतनाम में बहती है। किस देश में बहती है? वियतनाम में। अगला प्रश्न, एशिया की विशाल नदी मेकांग कहाँ बहती है? तो ये मलेशिया में बहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से निकलती है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो इसकी भारत में लंबाई है 709 किलोमीटर। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किस नदी की सहायक नदी है? ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? सिंधु नदी की। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखडू का नाम क्या है? इसका नाम है गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। अगला प्रश्न है आपका, झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? तो झेलम नदी जहां से निकलती है वो है बेरीनाग। बेरीनाग झील से क्या होती है? झेलम नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम नदी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसे चंद्रभागा नाम से हिमाचल प्रदेश में क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रावी नदी कहां से निकलती है? तो रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से क्या होती है? निकलती है। अगला प्रश्न है कि रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो रावी नदी को पुरुषनी या इरावती नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ब्यास नदी कहां से निकलती है? तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से क्या होती है? निकलती है। अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने क्या किया था? पूरा किया था। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो इसे किया कल्लर ने। किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। अगला प्रश्न है आपका कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? यह है बहलोल लोदी का। किसका है? बहलोल लोदी का। अगला प्रश्न है, अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबर्नी महमूद गजनबी के शासनकाल में क्या था? इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज को सन 1329 और 1330 के बीच
किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो ये प्रचलित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि को विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को क्या किया जाता था? दिया जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, वो था महमूद गजनबी। कौन था? महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? है तो ये कुतुब मीनार के जो मुख्य द्वार है उसे क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश का संबंध है दास या गुलाम राजवंश से। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही क्या किया था? भारत आया था। अगला प्रश्न है आपका कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो भारत पर ये कुल 17 बार क्या किया है? आक्रमण किया है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह ने खुद को क्या किया था? खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो विक्रमशिला को बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। अगला है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये सांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांची में। अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? ये धर्मपाल ने की है। नेक्स्ट है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था उसका संरक्षण वह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वो अशोक के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ये पाली भाषा में की गई थी। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये बसुमित्र ने की थी। किसने की थी? बसुमित्र ने। अगला प्रश्न देख लीजिए मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में क्या किए गए थे? दिए गए थे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है बोध गया स्थित है, बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का क्या है? एक पवित्र क्या है? ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आपका कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो सारनाथ में जो भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिए थे उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म का क्या पड़ा था? महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है, तो बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है वो है आपका क्या है? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। कहाँ की थी? कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न देख लीजिए सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो उनका नाम है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन। अगला है प्रश्न कि तमाशा, लावनी, लेजम, दही कला और मौनी, यह जो है ये जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये लोक नृत्य है, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है महाराष्ट्र से। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कारागम,
काबरी, बसंत, आत्म और कुंभी का संबंध तमिलनाडु से है। जट, जट्टिन, कर्मा, जाटरा, सरहुल और माघा जो लोक नृत्य है इसका संबंध बिहार से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, छाऊ, गरुण वाहन, डंडा नटा और सवारी और संचार इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। कर्मा, भगोरिया और सैला का संबंध छत्तीसगढ़ से है। अगला प्रश्न है कि बिहुआ, बैसाख, बिहू, बोई, साजू, नागा नृत्य और राखल का संबंध असम से है। पाइका, सरहुल, कर्मा, लुझरी, कर्मा, जट, जारिन इसका संबंध कहाँ से है? झारखंड राज्य से है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जो इंटरनेशनल लाइंस है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसे हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन की जो सीमा रेखा है इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो रेखा है वो क्या कहलाती है? मैगीनॉट रेखा कहलाती है। और नेक्स्ट है कि मैनर हिम रेखा, तो ये रूस एवं फिनलैंड के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसे मैनर हिम रेखा कहा जाता है। 38वीं समांतर रेखा किस दो देशों के बीच में है? तो ये तो काफ़ी फेमस है, उत्तर कोरिया का नाम कौन नहीं जानता है। तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है इसे 38वीं समांतर रेखा के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला है पीसा का मीनार किस देश में अवस्थित है? तो पीसा का मीनार इटली में अवस्थित है। पिरामिड स्थित है तो मिस्र में क्या स्थित है? पिरामिड मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट है एफिल टावर को 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी, वह कहाँ पर स्थित है? तो एफिल टावर पेरिस में स्थित है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो ये डरबन में स्थित है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? ये डरबन में स्थित है। अगला है येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में क्या है? बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है। लंका सायर कहाँ स्थित है? तो ये लंका सायर कहाँ है? ब्रिटेन में स्थित है। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है, काफी फेमस प्लेस है। अगला है पंजशीर घाटी, ये अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी आपको अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में है? ये कंबोडिया में है। कंपूचिया यानी कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो ये सर गुस्ताव एफिल थे। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है तो अंकोर वाट मंदिर क्या है? अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये विष्णु देवता को क्या है? समर्पित है। अगला है लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? ये जेरूसलम में वेलिंग वॉल क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है पेंटागन कहाँ स्थित है? तो पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एलेसी पैलेस कहाँ स्थित है? एलेसी पैलेस आपका फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, ये काठमांडू में स्थित है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? ये इंग्लैंड में सबसे पहले क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो आईसीसी क्रिकेट की क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट है विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। आईसीसी द्वारा किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेट घोषित किया गया? ये कपिल देव को किया गया। किसे किया गया? कपिल देव को। अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में हैट्रिक की? तो हरभजन सिंह थे। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो इन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता है, ये द वॉल के नाम से फेमस है। नेक्स्ट इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैच उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसे एसेज कहा जाता है।
नेक्स्ट है क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध कौन है? यह है शेन वॉर्न। अगला प्रश्न है ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्टीव बकनर। कौन जाना जाता है? स्टीव बकनर। अगला प्रश्न, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह क्या कहलाएगी? यह प्रादेशिक व्यापार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रादेशिक व्यापार। अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र ईपेजे कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था सूरत में। कहाँ किया गया था? सूरत में। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? तो ये है नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो ये ECCG इसका क्या करता है? संवर्धन करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? ये चाय है। कौन सी है? चाय। नेक्स्ट है झाल, विनाई, दमामा, मुरियो किससे संबंधित है? कुमायूं के वाद्य यंत्र से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है आपका, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में क्या थे? निपुण थे। निश्चय मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा को क्या किया जाता है? मुंह से बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो शहनाई वायु द्वारा क्या होता है? संचालित होता है। नेक्स्ट है कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोनू मजुमदार इसके रूप में क्या होते हैं? जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। नेक्स्ट है मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो मोहन वीणा का आविष्कार मोहन भट्ट ने किया है। अगला प्रश्न है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो ये तबला से रिलेटेड हैं, तबला के प्रमुख वादक हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो पंडित रविशंकर को सितार बजाने में क्या है? विशिष्टता प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो ये बीना एवं तंबूरे का क्या है? मिश्रण है। अगला प्रश्न, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है वो है कौन? सरोद है। कौन है? सरोद। अगला प्रश्न है कि कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो हरि प्रसाद चौरसिया क्या है? विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कौन है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका क्या है? मुख्यालय है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना भी 1944 में हुई थी। इसकी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसकी क्या है? मुख्यालय स्थित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1995 में हुआ था। इसकी जो है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा WIPO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी भी स्थापना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय आपका लंदन में है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रेलिया में। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना 1945 में। ये रोम इटली में इसका क्या है? मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1919 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना 1948 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके मुख्यालय। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक
वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, इसका स्थापना 1946 में, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इसका स्थापना 1865 में हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका ओनम, भद्रकवि, कालियट्टम और कुडियट्टम का संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध केरल से है। घटमरदाला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और कोट्टायम, बसंत, गोड़ो, आल, कुंभी, नवरानी, चैत, टपारी, छेरिया, डागला और पाली, इन सभी का संबंध तमिलनाडु से है। किससे है? तमिलनाडु से। दिवारी, रोना, सुवा, सैला, हेरुदन्ना और हुल्की का संबंध मध्य प्रदेश से है। रंगव, चोंग, खैता, लीम और केदोहोह का संबंध नागालैंड से है। नेक्स्ट है आपका जत्रा, कीर्तन, बाउल, जाया, गंभीरा और काठी का संबंध कहाँ से? पश्चिम बंगाल से है। झौरा, नौटंकी, कजरी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। राउफ हो गया, हिकत हो गया, चाकरी हो गया, भारवा गीत हो गया, इन सभी का संबंध जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट है सुईसिनी, घूमर का संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट है डांडिया, गरबा, रासलीला, झकोलिया और लास्या का संबंध गुजरात से है। भांगड़ा, गिद्धा, किकली और घमान का संबंध पंजाब राज्य से है। आगे देख लीजिए, बम्बू का संबंध मेघालय से है। छपेली का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। अगला है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में क्या करता है? लगाता है, क्योंकि सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। अगला प्रश्न, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह भी बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वो है विनस, शुक्र है। कौन है? विनस। पृथ्वी का जुड़वा, भग्नी सभी वेनस को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ये शुक्र हो गया। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ये भी शुक्र ग्रह है, इन्हें इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो गया। संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, तो आपको बता दूं कि 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो ये पहली अनुसूची है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है, तो ये परिवर्धित है प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों से किस सूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो ये पहली अनुसूची है। कौन सी है? पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ये 5वीं है। कौन सी है? 5वीं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो ये 4th अनुसूची है। कौन सी अनुसूची इससे रिलेटेड है? 4th अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। आप सभी को पता है इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राजभाषा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये भाषाओं से है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आप सभी को पता है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो उस टाइम में भी कितनी अनुसूचियां थी? 8 से मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8 था। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया? तो पहले ही संविधान संशोधन में क्या किया गया? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। नेक्स्ट है, संविधान की 2य अनुसूची का संबंध किससे है? तो 2य अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, याद रखिएगा किससे है? वेतन से। अगला प्रश्न है आपका कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? यह है प्रथम अनुसूची में। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में से संवर्धित सूची में लाया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? लाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ये 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया? भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में
नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। ये 42वें संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? वह है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। वो है क्या? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। इस तरह से आज का क्लास समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे यह मेहनत पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल कौशिक जीएस अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पहला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो शांत घाटी केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति सदा हरित वनस्पति है। कौन सा है? सदा हरित वनस्पति। अगला क्वेश्चन है कि किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ये कर्नाटक राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? सुंदरबन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। तो डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता ये होती है कि वहाँ का दाब क्या होता है? निम्न होता है और पवन शांत होता है, यानी निम्न दाब और शांत पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। तो ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो जेट धाराएं जो होती है वो क्षोभ सीमा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल के कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो जो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस सतह से तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल में तापमान में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। ओजोन परत पाई जाती है तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। तो बाहरी वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने में हमारी मदद करती है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए कि वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो ठंडी तथा शुष्क वायुदाब में वायुदाब सर्वाधिक होता है। अचानक आने वाली जो कमी किसका सूचक होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए कि अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। आप सभी को पता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकसभा लोकप्रिय सदन है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का क्या है? अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संसद बनती है। तो भारतीय संसद का 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। कौन? अनुच्छेद 105। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ये अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान क्या कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो अखिल भारतीय सेवाओं से 312 अनुच्छेद संबंधित है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगता है? तो लगभग 8.3 मिनट लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है? तो ये बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? तो बुध ग्रह 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा पूरा करता है और सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करने वाला ग्रह भी बुध ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान में रखिएगा। वीवीआई प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो पहले मैंने बता दिया कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह ये भी बुध है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से 43 डिग्री से यहाँ पे किलोमीटर 43 किलोमीटर क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते थे? इसे घूर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी जब खुद के अक्ष पर जब घूमता है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की तरफ, पृथ्वी किस तरह से किस तरफ घूमता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होता है? तो अपसौर जब होता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में सर्वाधिक दूरी होता है, और उपसौर होता है, क्या होता है? उपसौर होता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋतुएं होती है, तो ऋतुएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है। रावी नदी को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? रावी नदी को पुरुषनी या इरावती के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? इसे बिपाशा या अर्घिकिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राक्षस ताल झील से सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो 1050 किलोमीटर। कितनी है? 1050 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये शिवालिक के पाद से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो बोखरचू हिमनद यानी कैलाश पर्वत श्रेणी से सिंधु नदी निकलती है। देख लीजिए कि सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो 709 किलोमीटर सिंधु नदी की भारत में लंबाई है। अगला क्वेश्चन है कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसे सिंगी, खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? तो उसका नाम है गिलगिट, जो 5200 मीटर है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किसने चलाया? तो ब्रह्म समाज था। पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का क्या हुआ? उन्मूलन हुआ था। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? ये सर सैयद अहमद खान ने इसे स्थापित किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा के क्या है? विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डिराजियो यंग मूवमेंट बंगाल के नेता थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? 41वां संविधान संशोधन के तहत यही किया गया था। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसे लघु संविधान कहा गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया था? जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? ये कनिष्क ने आरंभ किया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी से हुआ था। तो ये भी कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, ये भारत में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक था खारवेल। कौन था? खारवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन हुआ है? तो कार्तिकेय का अंकन हुआ है योधेय के सिक्कों पर। यहाँ पर देख लीजिए कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया नामक कर को क्या कर दिया था? पुनः लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसके शासनकाल में इसका काम था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने मुगलों के किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि द्वारा शिवाजी ने किलों का क्या किया था? हस्तांतरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी होता था। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देख लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये भारत का संविधान है। किस देश का है? भारत का संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है तो राज्यों का एक संघ माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की सभा की स्थापना की थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का स्थापना हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई थी? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुकरण किया गया है? ये अमेरिका का अनुसरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो अमेरिका से। कहाँ से ग्रहण किया? अमेरिका से। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है शुक्र। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र को ही सुबह का तारा कहा जाता है। निश्चय कि ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? तो विस्फोटित तारा को ही सुपरनोवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को। और वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है प्रोग्राम। कौन सा शब्द है? प्रोग्राम। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं तो मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? इसे मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर।
अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार के थे। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। कितनी है? 36 द्वीपों की संख्या है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तारित 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का क्या है? भाग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी द्वारा। शिवराय पहाड़िया कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में शिवराय पहाड़िया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पटरा किस प्रकार का है? तो एक संप्रदाय भूमि है। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में। कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। डोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला की श्रेणी थे? प्लानी की श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? इसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये जो सीमा है ये सभी अफगानिस्तान के साथ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान में थार मरुभूमि स्थित है। भारत का मानक समय कितनी डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट देशांतर यहाँ पे पर आधारित है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ का सम्मिलित स्थल निम्नलिखित की पहाड़ियाँ क्या होगा जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो इसका कार्डेमम नाम है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है कार्डेमम पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या नाम है? तब पारसनाथ है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार में गिरनार पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई को प्रथम सप्ताह में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ स्थित? देहरादून में स्थित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों के काटने से रोकने से चिपको आंदोलन का समय है। चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की है? तो ये 1988 की है। कब की है? 1988। अगला प्रश्न है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाते थे छोटा नागपुर का पठार। कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की प्राप्ति होती थी? ये बेला डीला से। कहाँ से? बेला डीला से। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? या अयस्क के लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। मखरेला मिट्टी किसका परिणाम होता है? तो मिथरल लीचिंग का क्या है? एक परिणाम होता है। अपर्दन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? तो ये अवनलिका के कारण, गली के कारण चंबल के क्या बने हैं? खंड बने हैं। नेक्स्ट, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए प्रयुक्त बनाया जाता था? अम्लीय। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवण आर्द्र भूमि दिख रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये राजस्थान में है। माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय में हिम रेखा बीच में स्थित है। 4300 से 6000 मीटर के पूर्व में
मिलान हिमनद किस क्षेत्र में स्थित है? ये कुमाऊं प्रदेश में स्थित है। जोग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। रीमो पूर्णमाह और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। फरक्का बांध किस नदी पर स्थित बनाया गया है? तो गंगा पर। इडुक्की बांध किस राज्य में है? तो केरल में। मयूराक्षी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी नदी पर क्या किया गया है? बनाया गया है। काठी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो काठी बांध रामगंगा नदी पर बनाया गया है। देख लीजिए आप यहाँ पे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? तो ये रिहंद उत्तर प्रदेश रिहंद नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? तो वो WC बैनर्जी थे। कौन थे? WC बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य का सरकार का गठन किया गया? तो 1957 में किया गया। कब किया गया? 1957 में। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा पुर्तगाल के अधीन बना रहा है। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद प्रेम पचीसी के क्या है? रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? ये गाया गया था कलकत्ता में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। कौन थे? राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BRU पुस्तक किसने पुस्तकें लिखी है? तो ये मदन मोहन मालवीय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लिखी है? तो इसे लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो ये सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक राज्य के अनुभवों पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 के क में नगर पालिकाओं से संबंधित क्या है? प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है संविधान के भाग 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। यह है अनुच्छेद 352 में है। कहाँ पे? अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 350 के क के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 में। किस में है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? तो ये अनुच्छेद 350 में। किस नाम है? अनुच्छेद 350 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18। कौन सा है? अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 के क में। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया। भारत भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में किया गया। पांडिचेरी को किस वर्ष भाषाई संघ में सम्मिलित किया गया? तो 1962 में इसे सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी तो 14 और 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई थी? प्रेस की स्वतंत्रता 19 के क में दी गई है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो 51 के क में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में क्या है ये वर्णित है। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने। किसने किया था? शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जीर कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को जीर कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। फैजी किसके दरबार में रहा है? तो फैजी अकबर के दरबार में रहा है। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है? तो शेरशाह सूरी के काल में पद्मावत की रचना की थी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि ने की थी। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित? हेरोडोटस से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? ये सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित है। वह अंग्रेज कौन सा है जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वह है चार्ल्स ब्लिकिंस। कौन है? चार्ल्स ब्लिकिंस। अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो शिकार थे। क्या थे? शिकार। किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले किया था। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापाषाण संस्कृति यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत से उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र है। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो ये सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। कब हुई? 1906 में। नेक्स्ट, अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ? तो 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ 1920-22 में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858। स्वामी
विवेकानंद का जन्म हुआ था 1861 में। और यहाँ पर देख लीजिए प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था 1867 में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूका विद्रोह 1872 में हुआ। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये भाग 20 अनुक्रमांक 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 368 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो 3 प्रकार से किया जाता है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसे प्रस्तुत किया जाता है संसद में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में। बिहार लोक सेवा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो 11 है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? तो आपको बता दें कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र हो गया आपका यहाँ पे। और दिल्ली के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन कर लोकसभा में भोजन करता है? 7 लोग हैं। कितने हैं? 7। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल में कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन सा करता है? उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन थे? तो संसद के सभी सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। जब उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उपराष्ट्रपति के पद चुनाव संबंधी विवाद को किस निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर भर लिया जाना चाहिए। तो 6 माह में। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने गए अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। क्या है? अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो भारतीय संविधान में ऐसे 290। अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। तो यह व्याख्या स्वामी दयानंद द्वारा की गई है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, समाज सुधारक थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो ये बिहार के चंपारण से प्रयुक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स के द्वारा गोली मारा गया था। किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा गोली मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये 1940 ईस्वी में स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो वो हैदराबाद था। कैद करने का प्राधिकरण सरकार को दिया गया था वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 के अधिनियम के तहत पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। जनरल माइको डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो पंजाब में। कहाँ किया गया था? पंजाब में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो वो जम्मू कश्मीर में रहा है। और संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? तो वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो उच्चतम न्यायालय को है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के उच्च न्यायालय को ये किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शी दात्री बनाया गया है तो अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता। लोकसभा सदस्यों को के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अगला क्वेश्चन है आपको किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। अगला क्वेश्चन कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही लोकसभा का विघटन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो ये पहली है। कौन सी है? पहली। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है प्रथम संशोधन द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन में ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा भारत के क्षेत्रों पे विस्तार है। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी हुई है? तो तलोच्च बनी हुई है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कितना मीटर है? तो 600 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफ़ेद पत्थर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा के खदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न कि लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोमडीला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफील दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? ये काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। आफील दर्रा किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को ये क्या करता है? जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है चांगला दर्रा किस को जोड़ता है? तो लद्दाख के तिब्बत को जोड़ता है। दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। महानदी का कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में महानदी क्या होती है? गिरती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में ये भी क्या हो जाती है? गिर जाती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और रेगुलर जनगणना 1881 ईस्वी से शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न था कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। जनगणना से रिलेटेड कई प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। ये सभी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये केरल राज्य है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये एन्ना जलप्रपात है। कौन सा है? एन्ना जलप्रपात। अगला क्वेश्चन था कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? ये रांची के पास झारखंड में क्या है? स्थित है। अगला जो प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया वो देख लीजिए कि चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हम इस सीरीज में सभी टॉपिक को कवर करेंगे। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। पंचायती राज की अनुशंसा की गई है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की किसने की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ये सभी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर कौन सा है? तो ग्राम सभा और पंचायत। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई थी? ये रखी गई थी कहाँ पे? फैजपुर में। अगला प्रश्न था कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था? ये था 10 लाख प्रति व्यक्ति, यानी 10 लाख पर एक जो सदस्य चुना गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था 1885 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। ये सभी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे। ये हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। देखिए, वाद्य यंत्र और वादक से भी प्रश्न इस बार बार पूछे गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? शहनाई से। बिलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? ये सितार से संबंध रखते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ए सवाल चंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? बीना से। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी? ये बांसुरी वादन में प्रसिद्धि अर्जित किए थे। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि बीजी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध थे? वायलिन के लिए। अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ ठाकुर। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। ये सभी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बैद्यनाथ थे। कौन था? बैद्यनाथ। अगला क्वेश्चन दिवस से बार बार इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, और बाल दिवस आप सभी को पता है कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। ये सभी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। आपको बता दें कि इस सीरीज में हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे जिससे प्रश्न पूछे गए। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, नागरिक सुरक्षा दिवस 16 दिसंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा आइसोबात कहते हैं। सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहोल कहते हैं। इसे भी प्रश्न पूछा गया था। समान हिमताप वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोनिफ कहते हैं। मानचित्र पर बनाई गई रेखा है जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों से मिलती है, उन्हें कंटूर कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? कंटूर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। ये भी प्रश्न पूछा गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 बेलग्रेड में, इसका मुख्यालय। अरब लीग 1945 काहिरा, इसका मिस्र में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का स्थापना 1985 में काठमांडू में, क्या है इसका मुख्यालय? पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। 1960 में इसकी स्थापना हुआ था। साइंस के कुछ प्रश्न पूछे गए थे। ATP का निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ये गोल्जी काय को। फूल वाले पौधे को क्या कहलाते हैं? तो इसे फेंड्रोगैम्स कहा जाता है। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? तो ये उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। पेशियों की हड्डियों से जुड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? स्नायु। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीन अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 15 ग्राम आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन था कि चूहों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। काली खांसी कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो काली खांसी से श्वसन तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? चार्ल्स लेब्रेन ने। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24%। पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस की। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो ये शैवाल है। कौन सा है? शैवाल। अगला क्वेश्चन था कि वह वनस्पति जिसे एल्का नाम से जाना जाता है वो घास है। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है 2 से 5 लाख घन मिलीमीटर। रक्त में WBC की तुलना में अधिक होता है प्लेटलेट्स। यहाँ पर देख लीजिए कि DNA पाया जाता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कवक में। शिशु का पैतृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक का प्रयोग की जाती है DNA फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि DNA में उपलब्ध हुआ यौगिक जो एनिमो अम्ल नहीं बनाता है वो है टाइरोसिन। अगला क्वेश्चन DNA का संवाहक होता है तो अनुवांशिक लक्षण। किन कवकों को काला फफूंद कहते हैं? तो राइजोपस, म्यूकर तथा एस्परसिलिस नाइजर को। किसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहते हैं? तो पेनिसिलियम को। किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं? तो न्यूरोस्पोरा को। किसे? न्यूरोस्पोरा को। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रोनोलॉजी। पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है प्लोएम से। DNA की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती है फ्रेऑन गैस। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 105 न्यूटन प्रति मीटर। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। आगे देख लीजिए क्वासिओर्कर तथा मॉरिसमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। DNA की इकाइयाँ होती है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो -40 डिग्री पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो म्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी जाती है। आगे जो हिंदी के प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए वो देख लीजिए यहाँ पर
कि जो व्यतीत हो चुका है उसे अतीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतीत। आगे है कि जिस पर विचार न किया जा सके उसे अविचारित कहते हैं। जिसके बराबर दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। आदेश की अवहेलना करने वालों के क्या कहा जाता है? अवज्ञा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो अधिसूचना कहा जाता है। जिसमें धा का भाव न हो तो उसे निर्दयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्दयी। अगला क्वेश्चन है, केवल दूध पर जीवित रहने वाले को पायोहारी कहा जाता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया उसे अधिकृत बोलते हैं। जिसको त्यागा न जा सके उसे अत्याज कहा जाता है। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो अध्यादेश कहा जाता है। जिसकी गहराई पता न चल सके उसे अथाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथाह। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहा जाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला को नैष्टिक कहा जाता है। जो प्रत्यक्ष न हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहा जाता है। घूमने फिरने वाले साधु को परिवारजक कहा जाता है, याद रखिएगा। और दूसरे पर निर्भर रहने वाले को पराश्रित या पराश्रयी कहा जाता है। जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य कहा जाता है। जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय कहा जाता है। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत कहा जाता है। जो वध करने योग्य न हो अवध्य कहा जाता है। जो भला बुरा न समझ हो या सोच समझकर काम न करे उसे अविवेकी कहा जाता है। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी कहा जाता है। जिसका दमन किया जा चुका हो न किया जा सके उसे अदम्य कहा जाता है। तो कंटिन्यू इस सीरीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, साथ में पूछे गए क्वेश्चन, संभावित प्रश्न, जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को शामिल किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा उत्तरांचल में स्थित है। माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिमालय में हिमरेखा बीच में स्थित है। तो 4300 से 6000 मीटर के बीच में हिमरेखा स्थित है। मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? तो कुमाऊं प्रक्षेत्र में मिलान हिमनद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जेगू ग्लेशियर सिक्किम नेपाल में स्थित है। रीमो पुनमाह और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो इराक में बहती है। विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। हिमानी झील इटास्का किस नदी के स्रोत है? तो मिसिसिपी नदी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थान को क्या कहते हैं? जिसे आइसोबाथ कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे आइसोहेल कहा जाता है। समान हिमपात वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते थे? इसे आइसोनिफ कहा जाता है। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? इसे कंटूर कहा जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती थी, इसे आइसोहाइट कहा जाता है। और वायुमंडल की किसी सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, उसे समताप मंडल कहते हैं। ओजोन परत पाई जाती है तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन परत हमारी मदद करते हैं तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने में। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो के मुंशी है। कौन है? के मुंशी। अगला क्वेश्चन है कि वन रोपण प्रक्रिया है तो और पेड़ लगाने की। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है तो सुंदरवन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में
पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की समस्या सामान्य जाती है तो टीका यानी सागौन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि वैसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के राज्यों में से किसमें सागौन वन पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में सागौन वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में करेंसी नोट जारी करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है तो जुलाई से जून भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो 115 करोड़ रुपये का। 10 रुपये का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक लेता है। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है तो भारतीय रिजर्व बैंक लेता है। बैंक का नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ये देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होता है? करेंसी नोट प्रेस देवास में होता है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ पर देखिए 10,48,576 यहाँ पे बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस रेंज होता है तो 64 बिट होता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था तो पुणे में। कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्राम को। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो वो यंत्र आपका है मॉडेम। 10 से 24 मेगाबाइट होता है। 1 गीगाबाइट कितना होता है? 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10। IBM क्या है? तो कंप्यूटर कंपनी का नाम है IBM। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। राष्ट्रमंडल 1926 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। फर्स्ट टाइम गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। अरब लीग 1945 काहिरा मिस्र से यहाँ पे इसका मुख्यालय मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन ओपेक 1960 में वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट रेड क्रॉस का यहाँ पे स्थापना 1863 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये ज्यामिति से रिलेटेड पुस्तक है। अस्तोमा सदिकों में कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे तो ये पंजाब में बस गए थे। कहाँ पे बसे थे? पंजाब में बस गए थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशहरा युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? ये पुरुषनी नदी पर लड़ा गया था।